आज ना हमारा 21 जैसे कल हम स्टार्ट करने लगे थे तो प्रॉब्लम आ गया था। तो 21 असाइनमेंट का काम है, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके मुताबिक फिर आगे असाइनमेंट वो की आप लोगों ने असाइनमेंट जो न्यू कमर्स थे उनके लिए भेजी साइन उसकी मेजरमेंट की कितने लोगों ने की है? 30 की है। चलें वही ना, ये तो थे ना, सिंपल थे। अब जो कंसेप्चुअल दूसरे हैं जैसे थर्मो है या जैसे आज हम पढ़ेंगे, टाइम तो लगेगा, 2 से 3 घंटे आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में लगेगा प्रॉपरली आप उसको सॉल्व करेंगे। 1.5 घंटे टोटल क्यों मिलेगा? अच्छा वहां पर, अच्छा वहां पर फिर यही है ना कि थोड़ी सी इसमें ये है कि कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले भी हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने कंसेप्ट को बनाना ना अपना, तो इसमें बिल्कुल वो क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब उस टाइम के अंदर अटेम्प्ट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं इसमें, इस वजह से टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन होंगे ना वो देखो, यहाँ हम फार्मूला या कोई चीज ऐसे यूज कर रहे हैं, उसका मकसद क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट बने। इसमें कैलकुलेशन वाले होंगे सवाल, लेकिन जो आपके टेस्ट लिए जाएंगे ना इसके बाद, उसमें उसी पैटर्न पे ही होंगे क्वेश्चंस जो हम पीपीएससी में मतलब आएंगे। मतलब वन स्टेप जो है वो सोल्यूशन वो होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अब इसमें तो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि 2 से 3 स्टेप हमें उसमें करने पड़ेंगे, तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हाँ चले, ये भी है। चले मैं कोशिश करूंगा कि रात को समझा के, ठीक है। चले आज हमारा जो 21 मैंने बताया था कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि बेसिकली जैसे हम पहले ये समझते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग से एक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स अलग से एक फोर्स है। बाद में देखा गया कि बेसिकली जो मैग्नेटिज्म है वो उसके पीछे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज ही जब मूव करता है तो उससे क्या आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि जो मैग्नेट है वो मतलब मैग्नेटिक फोर्स अलग से है या मैग्नेट अलग से है। हालांकि जो मैग्नेट हम ये ब्लैक कलर का मैग्नेट जो देखते हैं जैसे एल्निको 5 है, ठीक है ना, तो ये क्या एलॉयज है, ये क्या है, एलॉयज हैं। बेसिकली उन्हीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मिला के या पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मिला के हम जो है आगे उससे इफेक्ट्स जो है वो इनके हम ऐसे मटेरियल बना रहे हैं जिनके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ज्यादा है। लेकिन एक किस्म के मटेरियल तो ऐसे हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी स्पिन मोशन की जो उसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है और उसकी जो ऑर्बिटल है वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं, वो तो डायमैग्नेटिक हो गया। अब दूसरे कौन से हैं, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक की अगली स्टेज कौन सी है, जिसमें एटम्स भी कॉपरेट करते हैं। एटम भी एक टाइनी मैग्नेट है, फिर एटम्स भी कॉपरेट करते हैं, वो क्या बन जाता है, फेरोमैग्नेट, जैसे आयरन, ठीक है ना। तो फिर उसमें आगे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल स्टील है, तो स्टील बार्स, मैग्नेटिक बार हम जो लैब के अंदर यूज करते हैं स्टील की बनी हुई होती है। तो इनकी डोमेन्स को एक दफा अलाइन कर दिया जाए तो ये बहुत देर तक, कई सालों तक क्या रहती है, अलाइन रहती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे क्या चीज है, वही चार्ज की मोशन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मोशन है। इलेक्ट्रॉन जो कि हर एटम में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बेसिकली क्या है, एक करंट एलिमेंट है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, या आप कह सकते हैं मूविंग चार्ज है, या तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। These are the sources of the
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, लेकिन मैग्नेट्स के पीछे फिर कोई कहानी है कि उसके अंदर मटेरियल्स के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेट भी क्या है, एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसमें भी बेसिकली क्या है, चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ भी देखें तो क्या हो रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट सोर्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, मैक्सवेल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना किसी जगह के ऊपर उस रीजन में क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना किसी रीजन में, उसकी बाउंड्री में क्या पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो इस तरह वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या होती है, प्रोपेगेट होती है। सर मैग्नेट में भी चार्जेस मूव करते हैं? हाँ जी, सर मैग्नेट में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मैग्नेट में? मैग्नेट बेसिकली देखिए ना, एक मटेरियल है जो कि हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो कहाँ से हमें मिला है कि हमने देखा है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनकी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो आपस में हेल्प कर रहे हैं, ना कि क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो सर बेसिकली फिर वो अच्छे हाँ जी, सर मैग्नेटिक मटेरियल फिर अच्छे कंडक्टर होते हैं ना, इसका मतलब है? मैग्नेटिक मटेरियल अच्छे कंडक्टर आप इस सेंस में नहीं कह सकते। देखिए अब कॉपर है, कॉपर तो क्या है, वो तो डायमैग्नेटिक है अपना, उसका तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अच्छा कंडक्टर है। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक एटम है, एटम एक मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी है, और एक एटम किसके अंदर है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी है। वो एटम एक तो था फ्री चार्ज कैरियर का मूव करना, वो एक अलग सी चीज है। फ्री चार्ज कैरियर का मूव करना वो तो कंडक्टर कहलाता है। लेकिन अब कॉपर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर को मूव करते हैं, लेकिन उस कॉपर का जो एटम है, उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन है, उनके मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। तो कॉपर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, जहां से मैग्नेटिज्म शुरू होनी थी, शुरू कहां से होनी है, इलेक्ट्रॉन की मोशन से, और वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल एक दूसरे क्या कर रहे हैं। तो जब वो शुरू ही नहीं हुई तो आगे तो आप उसको जो मर्जी कर लें, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं देगा ना, ठीक है ना। तो कंडक्टर एक अलग सी चीज है। यहाँ पे ये बात हो रही कंडक्टर की, इसमें तो ये हम इस सेंस में ले रहे हैं कि उसमें चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, तो करंट पैदा कर रहा है, करंट की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट्स के अंदर क्या है कि मैग्नेट्स यानी अगर हम चौथे नंबर पे लिखें, तो मैग्नेट्स के अंदर बेसिकली क्या है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो कंडक्टर हो, और जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, नॉन कंडक्टर हो। जैसे मैंने बताया कॉपर है, अब कॉपर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका कोई नहीं, असल कॉपर की निशानी यही है कि वो उसका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी आप उसको मैग्नेटिक किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे ना, आप उसको अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स हैं, वो एटम के अंदर उनकी इलेक्ट्रॉन्स जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन है वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, 1820 के अंदर ऑस्टर ने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किसने दी, भाई का बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है ना, उसने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी। अब जो हमारे पास जैसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें एक क्या है, एक उसका नेगेटिव एंड है, एक क्या है, पॉजिटिव एंड है। तो उसे हम इलेक्ट्रॉन को या एक नेगेटिव एंड को और पॉजिटिव एंड को दोनों को हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मोनोपोल उसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें काफी देर तक इसके बारे में रिसर्च होती रही कि किसी तरह से मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन वो रिसर्च कामयाब नहीं हुई। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जब मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होगा, तो जब भी आप किसी मैग्नेट को किसी लो सरफेस के अंदर रखेंगे, तो जाहिर है उसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल भी होगा और उसका एक, आप नॉर्थ पोल को लगा नहीं कर सकते। और जब नॉर्थ को लगा नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है कि किसी भी लो सरफेस का अगर उसके अंदर चार्ज है, तो उसका तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होता है, क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, लेकिन क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता, क्योंकि जितनी लाइंस क्या होंगी, एंटर होंगी, उतनी ही क्या होंगी, लीव होंगी, ठीक है। कट करेंगे फिर भी, हाँ कट करेंगे ना, इसको कट करें तो फिर भी वो क्या हो जाएंगे, दो आपके पास नॉर्थ साउथ पड़ जाएंगे।
क्योंकि बेसिकली देखिए ना, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की मोशन, आप कट करते हुए क्या कर लेंगे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को लैदा कर लेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन को भी लैदा करना, वो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में है, चलो हम फर्स्ट किया इलेक्ट्रॉन को भी लैदा कर लेते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से भी क्या होगा, करंट लूप बनेगा। और करंट लूप का भी क्या होगा, एक एक फेस जो है वो नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो फार्मूला हमें यहाँ से मिला करंट एलिमेंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आता है कि डी भी हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या फार्मूला दिया हमने, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। ये हमारे पास था बायोट-सैवर्ट लॉ। अगर हम यहाँ से बी फाइंड आउट करेंगे तो लहरा इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। दैट इज द, आप कह सकते हैं कि एनालॉग है इसका कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब लॉ से हमें क्या मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या देता है, हाँ, एनालॉग ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या है, वो है E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम उसको डी क्यू कह दें, ठीक है ना, और यहाँ भी हम क्या करें इसका आर बदल गया, इधर इंटीग्रल ले लेते हैं तो उसी फॉर्म में आ जाता है। और ये एनालॉग है इसका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये आप लोग ये आगे फॉलो करेंगे, साइड होना चाहिए। अच्छा, अब से हमारे पास जो है एक वायर है करंट कैरिंग, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं कि उसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, कौन से फार्मूले जो हमने जेब में रखने हैं। तो अब ये वायर है, इसके अंदर करंट क्या है, आई है, इससे पॉइंट बी है यहाँ पे जो कि डिस्टेंस आर ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सी ये हमारे पास एंगल कोई थीटा 1 है और ये क्या एंगल है, थीटा 2 है। या ये हमारे पास क्या है, सी अल्फा 1 है और ये क्या है, अल्फा 2 है। Magnetic field at the point B, अपना P will be equal to mu naught I over 4 pi r, ये इसी से कैलकुलेट होगा, 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2, ठीक है। ये हमारे पास मेन एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अगर हम कॉस की फॉर्म में, तो अगर ये क्योंकि एंगल कितने का है, ये एंगल हमारे पास 90 का है, तो ये अल्फा 1 क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा 1, तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा यहाँ अगर हम करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, इस फॉर्म में क्या आ सकता है, ये म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, यहाँ क्या आएगा कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ऑफ द एंगल अल्फा। अब ये देखें कि अगर से हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोई इस तरह की वायर है कि जो एक तरफ से दैट इज लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, दूसरी तरफ इसकी लेंथ क्या है, वो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है या लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो पहला केस तो हमारे पास ये आ गया कि अगर हमारे पास ये लेंथ जो है इधर से क्या है, इनफाइनाइट है, ये आर हो गया, और ये से हमारे पास क्या आ गया थीटा, या ये क्या आ गया अल्फा, और ये पॉइंट
बी हो गया और इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर। इस केस में फिर अगर हम ये देखें कि ये अगर हम थीटा 1 को देखें यहाँ पर, ये जो थीटा 1 है हमारा, ये जैसे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो दायरा ये हमारे पास ये हमारा जो ये साइड है ये क्या हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। इनफाइनाइट पे जाए क्या होगा, ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी ना उसके। जब पैरेलल हो जाएगी तो ये वाला एंगल कितने का हो गया हमारा, 90 का, या फिर ये वाला एंगल क्या होगा, 0 का होगा। अब cos 0 क्या होता है 1 और sin 90 भी क्या होता है, तो एक एक टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला फिर क्या बनेगा, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो फिर हमारा इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हाँ जी क्या बनेगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस अल्फा। अगर हमें ये एंगल मालूम हो और करंट की वैल्यू और डिस्टेंस आर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, मतलब टोटल इनफाइनाइट है दोनों साइडों से, तो फिर दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, है हाँ, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी ये वाली सूरत हाल आ गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा कि अगर ये इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी क्या है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इससे डिस्टेंस आर के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर ये भी 90 हो गया एंगल और ये भी sin 91, sin 91, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर 1 प्लस 1, तो म्यू नॉट आई ओवर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ऐसे हो जाएगा ना। ये वही सेम रिजल्ट है जो हमें एम्पीयर सर्किट ला देता है। एम्पीयर का क्या था, बनाएंगे, क्लियर करवा दें। हाँ क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। वो डी एल जो था वो हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल बनता है, एम्पीरियल लूप क्या सर्कल होता है, उसकी जो है ये टोटल लेंथ जो है वो 2 पाई आर हो जाती है, 2 पाई आर हो जाकर डिवाइड हो जाता है, तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास। बाकी मजीद हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो म्यू नॉट है ये पता क्या होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब अगर हम वो जहां पुट करें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि b एट द पॉइंट p, अगर 4 पाई पुट कर देंगे तो पाई तो पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बल्कि हमारे पास आ जाएगा 2i ओवर r 10⁻⁻7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को हम जो है मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और तीसरा नाम इसका क्या है, हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ये फ्लक्स होता है ना बी ए, और अगर हम उसको एरिया पे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या जाती है, ये बी की टेस्ला की यूनिट आती है। बाकी आप इसकी यूनिट्स भी देखिएगा, एक टेस्ला का 10⁻⁴ गास, इसका यूनिट्स आपने इसकी वो भी आपने नोट करनी है। अच्छा अब इसके बाद ये जो हमने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी जो है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। और अगर हमारे पास तीसरी जो इसकी टर्म है कि अगर आपका एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, एरिया क्या हो वेक्टर एरिया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, और एरिया क्या हो परपेंडिकुलर, फिर वो जैसे हमारे पास ये होता है ना फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस एंगल थीटा, ठीक होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास पाई ओवर एरिया है, ये हमारे पास क्या रहती है फिर बी कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या रहती है बी कॉस थीटा। और अगर हम क्या करें इसको थीटा को क्या करें 0 डिग्री, ठीक है सर। ठीक है, ये थीटा किसके दरमियान होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अगर थीटा 0 होगा तो उस वक्त एरिया क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर एरिया पैरेलल होगा और एरिया क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए क्या है परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर हम इसका वेक्टर एरिया लेंगे तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है पैरेलल है। तो थीटा जब 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया के वेक्टर एरिया के पैरेलल, लेकिन एरिया पर क्या होगा जब ये वाला केस होगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाती है वो है बी बी के बराबर आ जाएगी, क्योंकि थीटा क्या हो गया 0 cos 0 क्या हो गया 1, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन के बराबर आ गया। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है कब, जब एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एट व्हाट एंगल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन या 1/3 या जो भी वो कहे। से वो कहता है क्वेश्चन में देता है कि फाइंड करें थीटा सच दैट कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, या जो भी यहाँ पे टर्म दे दे। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या है b cos थीटा है, तो वो हमने किसके ऊपर रखा हाफ b, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया cos इनवर्स 1/2 यानी 60 या पाई बाई 3 रेडियन। तो पाई बाई 3 के ऊपर या 60 के ऊपर क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो b इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक इंडक्शन। चलें, अब हम उसी चीज के ऊपर आते हैं। अब एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई एक तो हमने वायर का निकाल लिया कि अगर हमारे पास वायर दी गई है उसका तो हमारे पास क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड नंबर पे क्या निकाला हमने B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2 पाई R 2 पाई R। तो ये यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक ऑफ द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है उसमें आपस में क्या उनका रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन आपस में इनवर्स है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वो कहां से भैया होगा करंट से। एक करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो बता रही है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन तो मालूम नहीं आती है ना कि अगर हम थंब क्या करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द current give the magnitude of magnetic field and direction of current
give the direction of मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा आप ये देखिए कि अगर हमारे पास ये वायर है, ग्राफ तो मैंने डिस्टेंस का बनाया ना, कि अगर हमारे पास वायर है और वायर से हम क्या जा रहे हैं, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है, जितना आप दूर जाएंगे जाहिर बात है, ये इनवर्स रिलेशन है ना बी और आर का, इनवर्स रिलेशन। नहीं नहीं, ऐसे आप स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ठीक है ना, ये कितना ग्राफ ये वाला y इज इक्वल टू के एक्स, इसमें दोनों ग्राफ बनते हैं, ये भी बनता है और इसमें ये भी बनता है। ये तब बनता है जब k इज ग्रेटर देन 0 और ये तब बनता है जब k इज, ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, एक में स्लोप नेगेटिव है, एक में क्या है पॉजिटिव। जो हमारा ये वाला रिलेशन है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, उसका ग्राफ ये होता है ऐसा, ये वाला नहीं होता, ये इनवर्स रिलेशन को शो नहीं करता। ये भी क्या है, इसकी स्लोप भी क्या है कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप इसकी नेगेटिव है, इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी स्लोप क्या है नेगेटिव है। तो इनवर्स रिलेशन नहीं है, ये दोनों डायरेक्ट है, दोनों डायरेक्ट रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन। यहाँ r के लिहाज से b क्या है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। आपको समझ आ रही है? आज फिर आप लेट हो गई। सर जब हमने इनफिनाइट लेंथ ली थी वायर की, तो हाँ जी, हमने 1+1 पुट किया था एंगल्स की जगह पर, हाँ जी। तो उसमें आर का फिर क्या इफेक्ट होगा सर? इनफिनाइट लेंथ के लिए आर का क्या इफेक्ट होगा कि डिस्टेंस का? नहीं, आर का इफेक्ट है, लेकिन उस वायर से तो हम देखें, इनफाइनाइट से मुराद यहाँ इनफाइनाइट उस सेंस में नहीं है, इनफाइनाइट से मुराद ये है यहाँ पर कि आपके पास अगर एक वायर है, यानी कि ये जो वायर की लेंथ है ना, उसके मुकाबले में ये जो आर है ये उसके लिहाज से बहुत कम है, यानी आर इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो फिर अगर जी हम सर, यानी कि हाँ, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकला था, वो भी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था ना उसका लॉन्ग प्लेट का, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, अगर आपके पास लाइन ऑफ चार्ज थी, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, उसमें भी वो क्या क्या वैल्यू निकली थी, 2 पाई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी इसका यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज लाइन है तो इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था, E is equal to lambda over 2 pi epsilon naught r। ये भी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी r के लिहाज से इनवर्सली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वो जो इंडिपेंडेंट था, वो इंडिपेंडेंट हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी। सर जी सर। सर अगर करंट और रेडियस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें हम लोग, तो उसकी स्लोप मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल आया करेगी? करंट और रेडियस के दरमियान, आर के दरमियान, आई और आर के दरमियान अगर आपको करंट और देखना, करंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, करंट गिवन हमारे पास पैरामीटर है, मतलब करंट दिया गया है और उससे हमें किसी डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, आर आप चाहे कम ले लें या ज्यादा ले लें, तो आर उस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा, करंट के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर रहा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं ना, डिस्टेंस ये तो नहीं है कि डिस्टेंस करंट बताएगा हमें कि डिस्टेंस हमने कम लेना है या ज्यादा लेना है, डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ये समझ लें हमारा गिवन डाटा है, करंट दिया गया है और उसने कहा इतने डिस्टेंस पर हम क्या फाइंड आउट करें, मैग्नेटिक फील्ड करें, फाइंड आउट करें। एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, उसको करंट दिया गया है और उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है, ये इस तरह है कि आपके पास ये वायर है,
इसमें करंट क्या है, आई है, दो चीजें हो गई थी ना, तीन है? चलो तीसरा नंबर देते हैं, और इससे डिस्टेंस ये आर, यानी इसके एक एंड पे है पॉइंट इसके। अब यहाँ क्या हुआ है, बेसिकली हमारे पास सूत्रता ये थी, यहाँ वो पॉइंट था, ये डिस्टेंस आर था, और ये हमने कहा था कि ये थीटा 1 है, और ये क्या कहा था, थीटा 2 है, और ये हमारे पास क्या था, करंट था, ठीक है। अब अगर ये वाली सूत्रता ले रहे हैं, फिर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम थीटा 2 को तो 0 ले रहे हैं, ये वाली चीज हम यहाँ लेके आ रहे हैं, और थीटा 1 को हम क्या ले रहे हैं, 90। उस फार्मूले में जो हमारा फार्मूला था क्या था, बोला म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, यहाँ पे क्या था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ आपने ये जो थीटा 1 थीटा 2 ले रहे हैं ना, जो इसको आप इग्नोरिंग द साइन, इग्नोरिंग द कन्वेंशन, मतलब आप कहते हैं ना कि जैसे क्लॉकवाइज आप क्या लेते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, तो वो आपने यहाँ पे उस चीज को नहीं देखना। हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर एंगल ले रहे हैं ना, वो हम कौन सा ले रहे हैं, देखें ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, लेकिन हमने वो पॉजिटिव ही लेना है। आप समझ लें कि ये थीटा 1 ये एंगल्स क्या है, क्लॉकवाइज। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या होगा, थीटा 2 को क्या हो गया 0, और थीटा 1 क्या हो गया 90। अब साइन 90 1 करेंगे, साइन 90 की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे इस वायर में जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई, ये जनरल फार्मूला है, ये आपको बता रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, हमने जनरल फार्मूला बताया जो कि बायर सेवन लास्ट निकला, और उसमें हमने ये एंगल्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। तो थीटा 1 हमने 90 पुट किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, और थीटा 2 को क्या किया 0, तो ये 0 का 1 प्लस 0 यहाँ 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई आर। अच्छा, अब उससे अगली चीज ये है कि अगर आपके पास उसने वायर को क्या किया, बेंड किया हुआ, वायर को क्या किया हुआ, चलिए उसने बेंड कर दिया ऐसे किसी एंगल के ऊपर, यानी वो एंगल बन रहा है कोई भी, और उसके एंड से ये डिस्टेंस आ रहा है, ये एंगल कोई फाई है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इसका जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट पी, वो है म्यू नॉट आई इंटू फाई ओवर 4 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई इंटू फाई ओवर 4 पाई आर। अब अगर से हम कहते हैं कि हमारे पास ये इस तरह वायर है, ये करंट आ रहा है यहाँ पे, और ये सेमी सर्कुलर है, इस पॉइंट पे वो कहता है कि आप क्या फाइंड आउट करें, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें। ये करंट है हमारे पास, यहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मतलब आपके पास पाई आ गया ना, यहाँ पे टोटल जो सर्कल होता है वो क्या होता है 2 पाई, ये क्या हो गया पाई हो गया, तो पाई से क्या हो जाएगा, फिर तो फाई की जगह पाई पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4R, ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 4R। ये पर डिपेंड करता है कि वो हमारे पास एंगल कितना है, मतलब क्वार्टर है, हाफ है, 3/4 है, या फुल सर्कल है। फुल सर्कल होगा तो फिर क्या होगा, अगर फुल सर्कल है तो 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा, यानी अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में करंट आई फ्लो कर रहा है,
इसका जो सेंटर है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे फाई की जगह आपने क्या पुट करना है, 2 पाई। इस फाई की जगह पे 2 पाई पुट करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, म्यू नॉट आई ओवर 2r, म्यू नॉट आई ओवर 2r। अच्छा, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कहता है इधर से करंट आ रहा है और यहाँ पे कंप्लीट सर्कल है और ये करंट जा रहा है, जाहिर बात है ये तो फिर वो हो गया ना, पैरेलल सर्किट हो गया, दो पाथ बन गया है। एक करंट इधर से जा रहा है और एक करंट इधर से जा रहा है। एक करंट कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है और ये कौन सा है, फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एट सेंटर 0 होगा। दोनों जो है म्यू नॉट आई ओवर 4r पॉजिटिव होगा और म्यू नॉट आई ओवर 4r क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाफ इसका और हाफ इसका, मतलब फार्मूला हम इसमें पाई पुट करेंगे, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा, एक आउट ऑफ द पेज है, एक क्या है, इनटू द पेज है। अब ये भी आपने ध्यान रखना है कि अगर से हमारे पास करंट जो है वो कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन है करंट की, व्यू फ्रॉम द अबव। अगर ये करंट कौन सा है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो व्यू फ्रॉम अबव हमारे पास कौन सा पोल बनेगा, यानी अगर हम वैसे देखें तो ये हम थंब करें ना इसकी डायरेक्शन की तरफ, करंट की डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइन इसमें से निकल रही है, ठीक है ना। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि जिस तरह हम कहते हैं नॉर्थ, मतलब याद करने के लिए हिंट है कि नॉर्थ को अगर हम ऐसे बनाएं, देखें नॉर्थ क्या बनता है, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट व्यूड फ्रॉम अबव, अब यानी कि जिस साइड से हम इस साइड से व्यू कर रहे हैं ना, इस साइड से हमें ये क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी साइड से देखेंगे तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, तो फिर वो सॉल्व बनाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हमें क्या देता है, नॉर्थ पोल देता है। अगर हम उसी साइड से, जिस साइड से हमें व्यू फ्रॉम द सेम साइड, जिस साइड से हम उसको एंटी क्लॉकवाइज व्यू कर रहे हैं, उसी साइड से हमें कौन सा पोल मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा। और अगर क्लॉकवाइज होगा, हाँ ये आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें काम आएंगी, याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज गिव द नॉर्थ पोल, और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए ये साउथ पोल क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, तो क्लॉकवाइज करंट गिव द व्यू फ्रॉम द सेम साइड। तो ये सर्कुलर थोड़ा सा हमारे पास हो गया, किस तरह की सिचुएशन होगी तो कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कैसे उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। अब अगर हमारे पास जो है ये बता दें इनटू द आउट ऑफ द पेज, हाँ लेकिन आउट ऑफ द पेज है तो फिर जाहिर है वो नॉर्थ पोल है। हाँ तो फिर हम कहेंगे वहां करंट कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर वो इस तरह की सिचुएशन भी कह सकता है ना कि ये अगर उसने यहाँ डॉट लगाया, हम कहेंगे ये करंट है, ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ डॉट आएगा और अगर ये क्या है, फिर यहाँ क्रॉस है, ये आउट ऑफ द पेज हो गया, ये क्या हो गया, इनटू द पेज। अब ये देखिए अगर हमारे पास ये कौन सा नंबर था हमारा, 6 या 7 नंबर किया है। अगर हमारे पास ये 2 वायर्स हैं, से इसमें करंट आई है, इसमें भी करंट क्या आई है, दोनों क्या है, पैरेलल हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, r है। चाहे करंट ये ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे जा रहा है,
अब ये देखेंगे अगर हम इसका करंट निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ इनटू द पेज आ रहा है। सर हम मैंने किधर किया, इन द डायरेक्शन ऑफ सर करंट। सर हाँ जी, सर 7 पॉइंट का बीपी आपने नहीं बताया था, उसका क्या फॉर्मूला बनता है 7 पॉइंट में, इसका लास्ट 7 पॉइंट में? नहीं समझ आ रही मुझे, जरा ऊंचा बोले। सर लास्ट 7 पॉइंट में आपने बीपी नहीं बताया, इन टू पेज और आउट पेज बताया है, लेकिन उसका फार्मूला नहीं बताया। नहीं फार्मूला तो बताया है बेटा मैंने, फार्मूला मैंने वो पहले लिखा है कि अगर आपके पास सर्कुलर क्या निकला था ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास म्यू नॉट आई, पहले मैंने यहाँ फार्मूला लिखा था, वो हमारे पास फाई जो है वो 2 पाई था, तो 2 पाई नीचे 4 पाई आर था, तो उससे कैंसिल होकर 2 आर, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ये मैग्नीट्यूड है, बाकी मैंने डायरेक्शंस बताएंगे। अब इस सूरत में जाहिर बात है कि करंट पैरेलल है, पैरेलल करंट्स। अब अगर पैरेलल करंट्स हैं तो जाहिर बात है कि ये अगर हम थंब किस तरह करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, इनटू द पेज आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है, आउट ऑफ द पेज आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, क्योंकि करंट भी सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, यहाँ से भी r/2 है और यहाँ ये भी क्या है r/2 है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर एट द सेंटर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, चाहे करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं चाहे। अब अगर एंटी पैरेलल करंट्स है, क्या है, कोई पॉइंटर ला के दो कोई अच्छा सा ना। एंटी पैरेलल करंट्स में क्या होगा कि अब वो ऐड अप हो जाएंगे, पहले तो क्या होगा जब दूसरे माइनस होगा ना। अब जाहिर बात है अगर एक करंट जो है वो जा रहा है ऊपर है, एक करंट किधर जा रहा है, नीचे है, से इसमें ये डिस्टेंस क्या है r/2 है, उधर से भी क्या डिस्टेंस है, ये r/2 है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, करंट हमारे पास आई है, से दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर इसका क्या होगा इनटू द पेज, और उसका अपना उसका भी क्या होगा इनटू द पेज, दोनों का अगर आप देखें इनटू द पेज होगा। ठीक है, ठीक है ना। अगर हम इस ये करंट किधर जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, और थंब हम करेंगे इस तरह, अब देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस किधर जा रही हैं, दरमियान में इनटू द पेज जा रही है, दूसरा करंट ऐसे है, अब जब ऐसे है तो उसके उसकी तरफ हम थंब करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस भी क्या जा रही हैं इनटू द पेज, तो दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा क्या था, वायर का म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर था, यहाँ क्या आ गया r/2 प्लस म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, यहाँ पे माइनस हो जाना था, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे दोनों क्या हो गया प्लस हो गए, 2 तो 2 से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पाई आर आ गया, और एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आया, b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई ओवर पाई आर, ये हमारे पास फार्मूला है। यानी अगर दो एंटी पैरेलल करंट्स हैं तो उनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाता है। अगर दो पैरेलल करंट्स हैं उनके दरमियान में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, सेंटर पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो फिर बच जाएगा, तो ही नहीं है। यहाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों की अपना करंट्स की मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनसे डिस्टेंसेस भी क्या है सेम, हम सेंटर पे ले रहे हैं, और अगर हम इसके करीब आएंगे या उसके करीब आएंगे तो फिर उसका इफेक्ट उसी तरह से होगा कि जिसका फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगा उसका बच जाएगा, दूसरा उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब दूसरा ये है कि पैरेलल करंट्स के दरमियान में फील्ड क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रांग होता है। हाँ उधर भी आ जाता है, उस तरफ भी आता है। वो फार्मूला अलग से है ना, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, उस तरफ हम आएंगे। तो
इसीलिए हम कहते हैं कि अगर फील्ड दरमियान में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग है, तो साइडों पे क्या होगा, जाहिर बात है वीक होगा। जब वीक होगा तो फिर वो क्या होंगे, मतलब दरमियान स्ट्रॉन्ग है तो वो रिपेल होगी, क्या होगी, रिपेल होगी। इस केस में अट्रैक्शन होगी, इस केस में क्या होगी, रिपल। वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स हमारे पास वैसे फॉर्मूला में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं उसका, वैसे तो अलग से भी डिस्कस हो सकती है। तो इसमें हमारे फोर्स क्या होती है, होती है आई एल बी, ऐसे होती है ना, यानी ये करंट, ये वाली जो वायर है, पहली वायर दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरी इसके मैग्नेटिक फील्ड में। ये अगर मैं कहूं कि एक वायर है जिसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1, और उसकी लेंथ क्या है, L1 है, और दूसरी वायर जो है वो क्या है, उसमें करंट कौन सा है, I2 है, उसकी लेंथ क्या है, L2 है। तो जो फोर्स है, अब देखिए ना, फोर्स हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू आई एल बी। अगर मैं इसको फोकस करता हूं तो मेरी करंट कैरिंग वायर ये है और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो ये डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान, आर। अब मैग्नेटिक फील्ड इसका पुट होगा, करंट इसका पुट होगा, क्योंकि ये वाली वायर दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फिर आई तो इसका है ना, तो I1 ये क्या हो गया, L1, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसका क्या हो गया, करंट हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का यहाँ पे कितना है, वो है म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई आर, ऐसे है ना, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, ये बन गया फोर्स इज इक्वल टू क्या, आई म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर इनटू L1। जब हमारे पास फोर्स हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वायर नंबर 1 पे, तो करंट दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लेंथ किसकी आ रही है, जिसके ऊपर फोर्स, हाँ अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं तो फिर लेंथ का मामला खत्म हो गया। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है, पर यूनिट लेंथ क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप गलती में वो अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, ये वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। ये जो करंट होगा और ये दोनों के दरमियान क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब बात दफा ये सिचुएशन होती है कि हम, जैसे भी मैं कह रहा था कि हम उसके करीब हैं या कौन सी वायर के करीब है, इससे दोनों में करंट आई है, ठीक है। अब ये तो खैर दोनों क्या होंगे, माइनस होगा इनका। तो अगर हम कहते हैं कि ये क्या है, डिपेंड करता है। अगर ये पॉइंट हम क्या लेते हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आर है, और ये इसका सेंटर होगा। यहाँ कहीं हमने पॉइंट ले लिया किसी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, तो ये वाला पॉइंट है। अब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस पे क्या बना, हमारे पास ये आर माइनस एक्स बना, क्या बना, तो ये आप उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, उसका भी निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, उसको इसको प्लस करेंगे ना। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स, इसका क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इनटू आर माइनस एक्स। तो ज्यादा फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट बी क्या आ जाएगा, एट बी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओवर एक्स। अगर ये क्या है, ये मैंने कौन से लिए हैं, एंटी पैरेलल लिए हैं, तो ये प्लस होगा। अगर मैं पैरेलल लेता तो क्या होता, माइनस होता, ठीक है ना। ये भी आपने ध्यान रखना। तो ये मैंने कौन से लिए हैं, एंटी पैरेलल लिए हैं,
तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/r माइनस x। ठीक है। अब अगर चलो इसी एंटी पैरेलल केस में मैं कहता हूं कि पॉइंट मैंने ये P था, मैंने पॉइंट यहां ले लिया P1, ये आगे पास x है। ठीक है, मतलब दरमियान में नहीं है, पॉइंट क्या है पॉइंट। अब देखिए एंटी पैरेलल केस में अगर ये एंटी पैरेलल ग्राफ्स है तो बाहर इस मैं इसकी तरफ ये थंब कर रहा हूं, तो यहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आउट ऑफ द पेज, और इसका क्या होगा यहाँ पे इस जगह पे इनटू द पेज, लेकिन इसका फील्ड वीक होगा, उसका क्या होगा स्ट्रांग होगा, उसके करीब है, इस वायर से क्या है दूर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? दो वायर्स हैं, नहीं समझ आ रहा, लेकिन ना इस जगह के ऊपर अब मेरे पास पॉइंट पर और कलर का होता है ना। अब देखिए इस वायर को फोकस करो, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन वायर्स के दरमियान में तो इनटू द पेज है इधर, लेकिन यहाँ तो क्या होगा, यहाँ इसका फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है, ये मैं डॉट लगा दूं। लेकिन अगर इसका फील्ड चेक करूंगा यहाँ पे कि ये क्या है, ये इस तरफ इस वायर से इस तरफ सारा क्या होगा इनटू द पेज, और इधर क्या होगा फिर ये वायर इस तरह है ना ऐसे, अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो इस वायर से इस तरफ सारा क्या है ना। अट्रैक्शन रिपल्शन भी कैसे होती है, अट्रैक्शन रिपल्शन भी आपकी इसी तरह होती है कि ये दो वायर्स है ना ऐसे, इनमें करंट्स कौन से हैं पैरेलल है। सो मैंने मतलब ये मेरी वायर जो है ना, ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर क्या है 2 है। इसका मैं ऊपर इसका अगर मैं फील्ड लूंगा ना ऐसे कि ये देखें यहाँ पर हमारा पास जो है वो थंब किस तरफ आ रहा है अपवर्ड, तो इधर क्या है और इधर, इसका अगर मैं ड्रा करूंगा तो इधर भी इनटू द पेज है, यहाँ भी इनटू द पेज है, यहाँ क्या है ये मैंने 1 नंबर वायर के मैग्नेटिक फील्ड ड्रा किया। ठीक है, अब अगर मैं 2 नंबर वायर के मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करूंगा तो देखें अब यहाँ पे ये क्या होगा इनटू द, इस तरफ क्या होगा ये इनटू द पेज, यहाँ भी आउट ऑफ द पेज, यहाँ भी। अब देखिए यहाँ क्या हो रहे हैं आपस में हेल्प, यहाँ भी क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में क्या कर रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। तो दरमियान में जब भी आप लिखेंगे उनको माइनस करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे तब भी। ये कब जब वो पैरेलल होंगे, अगर वो एंटी पैरेलल हैं से ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर क्या है 2 है, इसका करंट नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है। अब मैं अगर इसका करंट ड्रा करूं मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करूं, देखें थंब ऊपर की तरफ है, इधर क्या है ये इनटू द पेज है, तो इस वायर की साइड पे सारी जगहों पे क्या होगा और इधर क्या होगा ये, और इसका जो है वो क्या होगा ठीक है ना, इधर इनटू द पेज होगा और उधर क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ भी कैंसिलेशन हो रही है, आउटसाइड कैंसिलेशन हो रही है, दरमियान में क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं, तो दरमियान में स्ट्रांग हो जाएगा, ऐड अप होंगे, बाहर माइनस होगा। तो ये मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर अब चूंकि ये क्या है एंटी, दरमियान में तो मैंने क्या किया इनको प्लस किया ना, क्यों प्लस किया क्योंकि दरमियान में इनकी डायरेक्शन क्या है सेम है, इसलिए मैंने यहाँ कौन सा साइन लगाया, एक का डिस्टेंस x था, दूसरे का क्या था -x था। अब जब बाहर आऊंगा इस तरफ या उस तरफ, चाहे इधर आ जाए या किसी भी x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब मैं कह दूं कि ये p प्राइम है, अगर p प्राइम का डिस्टेंस ये लो कह दे x है और ये r है, जैसे x प्राइम कह दें, तो अब ये क्या होगा p प्राइम क्या होगा हमारे पास, वो होगा μ0 I ओवर 2 पाई। अब क्या होगा हाँ जी, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ होंगे तो अपोजिट ना, जब अपोजिट होंगे तो ज्यादा में से कम को क्या करना हमने, तो ज्यादा किसका होगा, इसी का होगा जिसके करीब है, इसका क्या होगा x, ये आ गया 1 ओवर x, तो माइनस क्या होगा 1 ओवर r प्लस x, शाबाश, यहाँ क्या आएगा r प्लस x, क्योंकि r इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना हमने यहाँ से। तो इस तरह हम इसके और भी केसेस बना सकते हैं कि किस जगह पे किस तरह का मैग्नेट कहाँ एड अप हो रहे हैं और कहाँ एक दूसरे को कैंसिल कर। अब फार्मूले तो बहुत सारे हैं, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके ना वो आपको शेयर कर दूंगा, यानी कि ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है ना, तो उनके मतलब
जैसे से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास क्या है, ए है, और विड्थ क्या है, बी है। से इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो सेंटर पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है, सेंटर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये अगर पॉइंट P है एट द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, या आप उसी फार्मूला से बना सकते हैं। सर्कल के दरमियान में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, अगर वो सर्कल था इस तरह का कि उसका आधा सेमी सर्कल जो था वो क्लॉकवाइज था, आधा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तब जीरो था। अगर पूरा सर्कल एक ही करंट लूप है, एक ही डायरेक्शन में, फिर जीरो नहीं था, फिर था म्यू नॉट आई ओवर 2r था, म्यू नॉट आई। अब r यहाँ पे ना वो है, मतलब डिफरेंट है, इधर a/2 है, सॉरी इधर b/2 है, इधर क्या है, a/2। अब ये डायमेंशन वही बननी चाहिए, म्यू नॉट आई ओवर 2r। अब r की जगह आपने लिखना है यहाँ पे ab, लिखना है, और यहाँ जो टर्म आती है लिखना में 8 आता है, यहाँ 8 into square root of a square plus b square, 8 into a square plus b square। अब देखिए इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले हैं, लेकिन वो मैं उनको फिर एमसीक्यू के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं समझता, वो फिर वो तो हम एक टॉपिक को लेके बैठे हैं तो हम उसको भी मुकम्मल नहीं कर सकेंगे कि बहुत सारे केसेस उसमें हैं। लेकिन चलो यहाँ तक इसको हम खत्म कर लेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला किसका है, एक रेक्टेंगल का है। अब इसमें भी अगर देखिए ना, एक केस और भी बन सकता है कि अगर ये साइडें क्या इक्वल है, स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर बनने से क्या होगा, फिर इक्वल हो जाएंगे। और जब अगर आप इक्वल करेंगे तो क्या होगा, देखें अगर आपके पास ये, चलो स्क्वायर वाला भी कर लेते हैं, स्क्वायर में हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास क्या है, ये एक मतलब इसकी लेंथ a है, विड्थ क्या है, b है, यानी सर्कल नहीं है। पहले हमने सर्कल डिस्कस किया था, अब सर्कल की बजाय क्या आ गई, रेक्टेंगल आ गई, क्या आ गई। तो ये उसी फार्मूलों से वो जो हमने फाई साइन फाई 1 उससे कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट ये आता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो हम नहीं कर रहे हैं ना, उसका तो टाइम नहीं हमारे पास, तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब बाकी फार्मूले मैंने सारे रिलेट किए हैं कि कैसे निकल रहे हैं, ये इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आप स्क्वायर का निकाल सकते हैं, या फिर आप इसकी कैलकुलेशन करें, वो तो फिर काफी लेंथी हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया इसका। इसका फार्मूला क्या है कि आपके पास इन दोनों की लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यहाँ करना है आपने। यहाँ देखे ना, यहाँ से हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो एक मीटर की डायमेंशन आएगी, वो मीटर इस मीटर से क्या हो जाएगा, तो फिर वही डायमेंशन बनती है म्यू नॉट आई ओवर 2r की, जो हमारे पास सर्कल के दरमियान में था। ऐसे था ना, वो फार्मूला सही बताया ना आप लोगों ने, म्यू नॉट आई ओवर 2r, उसी से मैंने बनाया, फिर ये ना हो कि यहाँ पर कुछ और चीज। अच्छा अब क्या होगा कि ये इसमें क्या आ जाएगा, इसमें a और b क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ क्या आएगा, 2a स्क्वायर, यानी 2 into a स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, a तो बाहर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे। और ये वैसे भी 2 4s are 8, 2 4s are, एक मिनट ये इसको करेक्शन कर ले, यहाँ 4 आता है, यहाँ क्या आता है, 4 आता है, ये करेक्शन कर ले। अब ये देखें, अब अगर हम स्क्वायर के लिए निकालेंगे, स्क्वायर में यहां पर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ पेज होगा। अब ये देखिए ना कि यहां पर आएगा 2 स्क्वायर इनटू a, तो 2 into 2 अंडर रूट बन जाएगा, तो a के इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास ये बनेगा म्यू नॉट आई ओवर a, हाँ 2 into 2 अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला किसके लिए आ गया, स्क्वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक चीज हमने अभी डिस्कस की है कि एक वायर है हमारे पास,
उस वायर की वजह से किस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कब वो आपस में हेल्प कर रहे हैं, कब वो आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में भी देख लिया, वो क्या चीज है। टाइम क्या होगा 6:46। अब जो अगली चीज है ना इसमें, वैसे तो हमारे पास आगे मतलब इससे रिलेटेड हॉल इफेक्ट भी है, साइक्लोट्रॉन भी है, ठीक है ना। और साइक्लोट्रॉन से पहले हमारे पास जो फार्मूला ये वाला है, ये आप लिखना कि व्हेन आर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन आर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है किस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो V and B have any angle between them, V and B have any angle between them, V और B में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, एंड फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्योंकि ये तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो C A पर भी परपेंडिकुलर और B पर भी परपेंडिकुलर। अब अगर फोर्स B पर परपेंडिकुलर है, इससे क्या पता निकलता है कि फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द displacement, always magnetic force on a charged particle moving in the magnetic field is always perpendicular to the velocity of the charged particle and देखिए अगर कोई फोर्स वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर हो, एक है बॉडी की तरफ जा रहा है, हम ऊपर पीछे से पुश करते हैं उसको, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। अगर अपोजिटली उसको क्या करें, पुश करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको जाते हुए ऐसे उसे फोर्स लगाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको स्पीड अप या स्पीड डाउन, स्पीड अप भी नहीं कर सकते, स्लो डाउन भी नहीं कर सकते। तो ये जो फोर्स है कैन नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन द चार्ज पार्टिकल। वैसे हम इसको कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग इस सेंस में कहते हैं कि हम उसको नॉन एक्सेलरेशन तो पैदा करती है, ये डायरेक्शन तो चेंज करती है, डायरेक्शन का चेंज होना भी एक्सेलरेशन है, लेकिन नॉन एक्सेलरेटिंग बार दफा हम इस सेंस में कह देते हैं कि ये ना तो उसको तेज कर सकती है और ना ही स्लो कर सकती है। F is perpendicular to D, it means F dot D is equal to क्या होगा, 0 होगा। So work done will be equal to 0, implies that power delivered by the agency will also equal to 0. Work done is equal to 0, it means change in kinetic energy will be equal to, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज नहीं कर सकती इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब अगर कांस्टेंट रहेगी, सो इट इज कॉल्ड ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्या कहेंगे इसको, इसको हम क्या कहेंगे, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। So this force can produce centripetal acceleration, cannot produce tangential acceleration. ये centripetal acceleration तो पैदा कर सकती है, लेकिन tangential acceleration नहीं पैदा कर सकती। एडवांस 10 मिनट और लगाए, थोड़ा सा मुकम्मल कर लें।
अच्छा, तो इसमें एक तो हम ये बात कर रहे थे कि इससे क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उनका चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली डिफ्लेक्टिंग, उसका वर्क डन क्या है, जीरो है, वर्क डन जीरो हो गया। और क्या पढ़ा हमने, यू कैन नॉट चेंज द, हाँ जी, कैन नॉट चेंज द kinetic energy, cannot speed up or slow down the particle, जो कि चार्ज पार्टिकल है। अब होता क्या बेसिकली, जब अगर हम कहते हैं थीटा 90 है, तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा ना, तो वो हर पॉइंट के ऊपर वो फोर्स क्या होगी, उसकी वेलोसिटी पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जैसे सेंटीपिटल फोर्स होती है। सेंटीपिटल फोर्स भी यही है ना, उसकी फीचर्स भी यही है। सेंटीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, जीरो। सेंटीपिटल फोर्स जस्ट क्या चेंज कर रही होती है, डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, कैन नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन द बॉडी, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इसी तरह ये फोर्स यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का काम करती है। अगर थीटा 90 है, यानी V और B में मैंने बताया कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर V और B में एंगल कितना है, तो आपका जो पाथ है ना, वो क्या बनेगा, सर्कल। पाथ क्या होगा, मतलब वो जो से हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब वो पार्टिकल एंटर होगा, ठीक है ना, से वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा तो V क्रॉस B, यानी इस तरफ उसको फोर्स लगेगी, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो वो ऐसे क्या करना शुरू कर देगा, इसमें सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाथ उसमें क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर थीटा जो है वो अदर देन 90 है, थीटा इज नॉट इक्वल टू, अगर तो थीटा 0 है तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल, फिर तो उसका पाथ क्या रहेगा, हाँ, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है या थीटा क्या है 180 है, बात किसकी हो रही है बेटी, बी है, तो उसकी मोशन कौन सी होगी, मेरे पास स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, यानी उसको वो बेंड नहीं होगा पाथ। कौन सा पाथ रहेगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ, अगर उसका थीटा 0 और 90 के दरमियान है या 90 और 180 के दरमियान है, the angle between velocity of the charged particle and the magnetic field is in between 0 and 90. If theta is less than 90 and theta is greater than 0, तब उसका पाथ जो बनेगा वो क्या होगा, हेलिक्स होगा। क्या होगा, हेलिकल होगा, यानी वो ऐसे सर्कल में भी जाएगा और साथ में उसका एक डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है ना। तो ये फिर उसका पाथ हेलिक्स बन जाएगा। ये तो उसके पाथ पे ट्राइजेक्टरी के हवाले से बात होगी। अब ये देखें कि ये चार्ज पार्टिकल जब हम साइक्लोट्रॉन के अंदर डालते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड वहां अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो सेमी मतलब सर्कल बनता है। चलो या सेमी सर्कल से हम पहले इसी की बात उसको ये करते हैं कि हमारे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल जो है वो इंटर हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो किस फोर्स पर काम कर रही है, वो सेंटीमीटर फोर्स पर काम कर रही है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, QVB, अगर हम थीटा को क्या ले रहे हैं 90, और ये क्या होगी M स्क्वायर ओवर R। यहां से हमारे पास क्या आएगा, फिर यहां से आ जाएगा QB
इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। अब यहाँ किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये तो मतलब हम अगर रेडियस की बात करते हैं तो जो रेडियस है, जो उसने वो सर्कल बनाना है, उसका जो रेडियस है, अगर आप यहां से देखें तो वो रेडियस क्या होगा, आर इधर आ गया, ठीक है, हाँ जी, v ओवर हाँ b इंटू क्या लिख रहा हूं q बाई m, q बाई, अब ये क्या है, उसकी चार्ज टू मास रेशियो है, चार्ज टू, हाँ जी, तो मैंने चार्ज टू मास रेशियो ऊपर भी लिख सकते हैं आप, मुझे फार्मूले बनेगा ना ऊपर वाला भी हम डिस्कस करते हैं, m को मैं यहाँ उसके q बाई m करूंगा तो ये ऊपर ही जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ वही m ही बन जाएगा फिर। अब ये बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो है। इस तरह आपको पार्टिकल्स को हम वो करते हैं, अगर वो सेम वेलोसिटी से एंटर हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उनकी चार्ज टू मास रेशियो के लिहाज से उनका क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है ना। तो रेडियस उनका जो है, अगर हम कहते हैं कि v क्या है, कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ाहिर कांस्टेंट ही है, तो फिर रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज टू मास रेशियो। अब से एक पार्टिकल आपका अल्फा है, दूसरा पार्टिकल आपका प्रोटॉन है, ठीक है ना, एक से हमारे पास जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, तो अब वो चार्ज टू मास रेशियो हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो जो उनके चार्ज टू मास रेशियो की जो रेशियो होगी तो उनके रेडियस की रेशियो उसके लिहाज से क्या होगी, इनवर्स होगी। यानी आप कह सकते हैं अगर हम आर अल्फा रेशियो आर प्रोटॉन लें, अल्फा में क्या होता है, चार्ज उसका डबल, दैट उसका 4 टाइम दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा के लिए पहले हमने चार्ज मास रेशियो किसकी लिखनी है, इधर प्रोटॉन की, प्रोटॉन की अगर से q बाई m है वो क्या होगी, वो 2q बाई 4m होगी, ऐसे होगी ना। अभी हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, ये अगर हम इसको क्या करें जी 1/2 यानी 2:1, क्या आया 2:1। तो देखिए यहां से हमें रेडियस की रेशियो मिल गई, अगर दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो दोनों। अब इस तरह हम मुख्तलिफ क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कैसे बनते जाएंगे। अब मैंने कहा कि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, फार्मूला आपने यही याद रखना है QB इज इक्वल टू mv ओवर r, क्या फार्मूला था हमारे पास, mv ओवर r, ऐसे था ना। अब अगर वो कहता है मोमेंटम कांस्टेंट है, से पहले नंबर पे उसने क्या कहा, स्पीड कांस्टेंट है, दूसरे नंबर पे उसने क्या कहा कि मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम, आप इसको मोमेंटम बना लें तो फिर रेडियस क्या आएगा, रेडियस आएगा मोमेंटम ओवर क्या आएगा q इंटू b, mv को मैंने क्या पुट कर दिया, मोमेंटम। अब मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैसे हमने सेम किया हुआ है। अब वो कहता है मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो फिर रेडियस किसके बराबर होंगे, जस्ट चार्ज। फिर अब यहाँ आर अल्फा रेशियो आर प्रोटॉन क्या आएगा, ये एक एग्जांपल जो हम दे रहे हैं। अब इनवर्स रेशियो होगी किसकी, उनके चार्जेस, नहीं चार्ज, चार्ज डबल होता है ना, हीलियम के 2 प्रोटॉन, तो ये क्या आएगा, मतलब इनवर्स रेशियो है ना, ये क्या आएगा 1:2। अब इस तरह एमसीक्यूज बनते जाएंगे। अब सेम वो कहता है तीसरे नंबर पे, देखिए ना यहाँ इनवर्स रेशियो है, यानी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू Q2 ओवर Q1। तो पहले हमने प्रोटॉन का चार्ज लिखना है, फिर
अल्फा का लिखा, इनवर्स रेशियो, इनवर्स है ना यहाँ, एग्जैक्ट नहीं, समझ बात नहीं आई। प्रोटॉन के चार्ज से अल्फा का चार्ज क्या होता है, डबल होता है ना। अल्फा क्या है, अल्फा बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है, उसमें क्या होते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज आप कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ द अल्फा जो है वो 2 टाइम द चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, जबकि मास ऑफ द अल्फा जो है वो 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन है, ऐसे है ना। तो यहाँ तो मास का कोई दखल नहीं है, मास तो कम हो गया ना मोमेंटम के अंदर, उसने कहा मोमेंटम सेम है, यहाँ उसने कहा था कि स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है तो ये आया, मोमेंटम सेम है, हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसी तरह आप मतलब और भी कर सकते हैं, से हम कहते हैं जी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, अगर क्या हो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, तो पहले हमें उसके लिए फार्मूला चाहिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट के लिए। अब वो कहता है कि अल्फा और प्रोटॉन और बीटा ऐसे वो मुख्तलिफ पार्टिकल, 3 किस्म के पार्टिकल्स कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं और सभी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अब उनके रेडियस की रेशियो फाइंड आउट करें, तो अब काइनेटिक हमारे पास फार्मूला क्या था, QB is equal to mv over r। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या अपनी हाफ mv स्क्वायर, तो हमें वेलोसिटी से क्या करना पड़ेगा, वो जो पहले हमने कट किया था उसको वैसे रहने दे, mv स्क्वायर ओवर r, इसको क्या करें अब 2 से इधर भी डिवाइड कर दें और ऐसे। अब ये बनी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ओवर r इज इक्वल टू qv बाई qeb बाई r, क्या आ गया, r आ गया जी काइनेटिक एनर्जी k ओवर 2k बाई qvb, ठीक है। नहीं इसमें अगर वेलोसिटी आ गई, 1 मिनट आप इस तरह करें, इसको अरेंज करें, आपके पास ये है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में देखें ना आपके पास के ये फार्मूला, ये हमारे पास क्या है QB, इसको क्या किया दिखा हमने मोमेंटम ओवर r। अब मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के होता है, ये काइनेटिक एनर्जी को अगर हाफ mv स्क्वायर पुट करें हैं तो ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर पूछेंगे। अब इस p की जगह क्या पुट कर देंगे हम, क्योंकि अब पहले जो फार्मूला मैंने निकाला था वो भी ठीक था कि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट और काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट था। अब ये फार्मूला आएगा वो चाहे पार्टिकल्स की जो फीचर्स हैं, उसका मास है, चार्ज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया 2m k स्क्वायर रूट ओवर r, r क्या है हमारे पास, r हमारे पास आया 2m k ओवर qb, 2m k स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ से क्या आया, यहाँ हमें पता चला कि r इज प्रोपोर्शनल टू m अंडर रूट ओवर q, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है कांस्टेंट है। अब अगर यही चीज अल्फा बीटा के लिए करते हैं या अल्फा इसके लिए करते हैं, प्रोटॉन के लिए करते हैं, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज के साथ, यानी r1 ओवर r2 इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय q2 ओवर q1, q2 ओवर। अब इसमें आप देखिए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हमने सेम दिया हुआ है और एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है, तो r अल्फा रेशो r बीटा विल बी इक्वल टू m1 रेशो m2, यानी इसी की मैच आएगी ना यहाँ पे, यानी m1 अंडर रूट इनटू q2, m1 कितना है 4 टाइम्स m2 है, तो बीटा ने मैंने यहाँ पे कर m1 की जगह 4 आ गया ना, क्यों आया 4, क्योंकि mass of the alpha is 4 times the mass of the proton, तो 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई q2 इसका, ये तो 1 हो गया रेशो। अब हमने क्या करना है m2
M2 तो 1 है ना, और Q1 कितना है, 2 है, 1 का अंडर रूट, और ये क्या आ गया 1, इसका नहीं है, इसका है। या आप ऐसे कर लेना, अगर इसका कंफ्यूजन हो रही है आप ओवर नहीं कर लेना, वैसे ये भी ठीक था। देखना R अल्फा ओवर R प्रोटॉन, यहाँ क्या आएगा 4 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 1। हाँ Q2 इसका चार्ज ऊपर आएगा, ये तो सही लिखा ना। अब ये क्या आ गया 2 यानी 1:1, हाँ 1/1 यानी कि 1:1 आएगा। R अल्फा रेशो R प्रोटॉन इज इक्वल टू 1:1 अगर उनकी क्या है काइनेटिक एनर्जी सेम, ये तो रेडी है। अच्छा एक दफा मैंने एक क्वेश्चन दिया तो उसमें वो तकरीबन सब स्टूडेंट्स का गलत था। वो कैसे किया मैंने, आपके पास ये फार्मूला है अभी जो हमने लिखा, क्या था फार्मूला बोला, QB MB ओवर R। और बेसिकली क्या होता है E/M में, क्या होता है E/M में या Q/M में चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं हम, तो हम क्या देते हैं वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज से उसकी क्या हो जाता है वो स्पीड अप हो जाता है, उतनी स्पीड से वो उसमें, तो वहां वोल्टेज तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें हिंदी वोल्टेज की फॉर्म में लेके आए इसको, तो QB यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये P था ना, P क्या था 2mk ओवर R, और K क्या होता है एनर्जी Q डेल V होती है, तो 2mk QB, V यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, क्या पोटेंशियल है ओवर R। अगर R को मैं यहाँ ले आऊं तो ये क्या आ गया 2m QV ओवर QB, और ये हाफ पावर है, ये हमारे पास आ गया, अब R आ गया 1 ओवर B 2mV ओवर Q, ऐसे अब इसमें इस चीज में जो हमने ध्यान रखनी है वो चीज ये है, जो ये फार्मूले का बताने का मकसद ये है, आप अगर पोटेंशियल डबल कर देते हैं इसका फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो चार्ज टू मास रेशियो को भी चेंज कर देते हैं कि अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दें या से m ओवर q को मैं उधर ले जाऊं और मतलब m ओवर q का यहां से फार्मूला आ जाए, m ओवर q का फार्मूला अगर निकाले तो q ओवर m का क्या बनेगा भला q बाई m स्क्वायर रूट इधर क्या आया dr ऊपर क्या है 2v ओवर dr, ऐसे है क्यों q को मैंने लेके m इधर क्या हो गया डिवाइड हो गया, और अगर q बाई m वैसे हम फाइंड आउट करें यहां से ये क्या आ गया 2v ओवर e स्क्वायर r स्क्वायर। अब इस फार्मूले में अगर वो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल कर दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन उसने ये दिया कि B प्राइम इज इक्वल टू 2B, तो क्या होगा, बाकी पैरामीटर्स हमने पोटेंशियल को चेंज नहीं किया, हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दिया। अब जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड डबल करेंगे तो उसका रेडियस हाफ हो जाएगा। अब बच्चों ने ये भी आंसर दिया हुआ था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दें तो चार्ज टू मास रेशियो जो है 1/4 हो जाएगी, और चार्ज टू मास रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करेंगे तो क्या होगा रेडियस चेंज हो जाएगा।
ये चीजें हमने किसी भी फार्मूले में देखनी होती हैं कि इसमें कांस्टेंट कौन से हैं, पहले दिन मैंने डिस्कस की थी, ठीक है ना, कांस्टेंट कौन से हैं। जैसे मैंने फार्मूला बताया था ना कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर V होता है, तो Q डबल करने से C डबल नहीं होगा, Q डबल करने से V डबल होगा, C के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करते हैं तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर आप जो है पोटेंशियल को डबल कर देते हैं, या पोटेंशियल को से मैं कहता हूं कि 4 टाइम कर देते हैं आसानी के लिए, हमने इसको क्या कर दिया 4 टाइम कर दिया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, तो फर्क किससे पड़ेगा, उसके पाथ के ऊपर फर्क पड़ेगा। चेंज आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, जो जब वो चार्ज पार्टिकल एंटर होता है उसको तेज कर, पोटेंशियल चेंज करने से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, पोटेंशियल चेंज करने से ही उसका मोमेंटम चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज करने से ही उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ये चेंजेस कर रहे हैं, रिजल्ट किसमें आ रहे हैं, रेडियस में। रिजल्ट किसमें आएंगे, हाँ अगर आप पोटेंशियल सेम रखते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर दें, अब मैग्नेटिक फील्ड तो जो हमने अप्लाई किया है वो कांस्टेंट है, उसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसी तरह जैसे मैंने इनको बनाया। तो बहरहाल ये आज यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अगर तो मैंने असाइनमेंट इस तरह की भेजी कि उसमें कुछ और क्वेश्चन भी हुए, तो आपने जो रिलेटेड है उनको देख लेना। जो मतलब बाद में असाइनमेंट ऐसी भेजता हूँ कि उसमें 2 लेक्चर्स का काम होता है, ठीक है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है, हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर क्या होता है। एक चीज हमारी ये कंप्लीट हुई है, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स देख लेते हैं हम, और तीसरे नंबर पे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो ये हम में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स, चाहे चार्ज पार्टिकल उसके पैरेलल जा रहा है, चाहे उसके एंटी पैरेलल जा रहा है, चाहे परपेंडिकुलर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है वो हमेशा उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, QE, F इज इक्वल टू QE। और ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये है अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, और अगर ये फोर्स लगेगी भी तो ये कौन सी होगी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है वो उसको स्पीड अप भी कर सकता है और स्लो डाउन भी कर सकता है। बाद दफा ये होता है जैसे वेलोसिटी सिलेक्टर है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स को एंटर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, बैलेंस कर रही होती है। उसमें फिर हमने QE इज इक्वल टू QVB रखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो इनको देखते हुए वो असाइनमेंट आप लोगों ने इंशाल्लाह सॉल्व करनी है। ओके।